नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर भारत में खड़ी बोली। कल तक हमने जो पढ़ा था वह था नाथ, सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य दक्षिणी हिंदी। उससे आगे उत्तर भारत में खड़ी बोली कि किस प्रकार उत्तर भारत में जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग हुआ। चंद छंद वर्णन की महिमा का बारे में पढ़ेंगे। राम प्रसाद निरंजनी की जो भाषा योग वशिष्ठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ हैं जो बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे ना कि क्या ये प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, नहीं है। तो आज उत्तर भारत में खड़ी बोली आज के सत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली। दक्षिणी हिंदी उत्तर भारत की हिंदी से इतनी दूर थी कि एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ सकता था। यहाँ पर दक्षिणी हिंदी के उल्लेख का मतलब खड़ी बोली की प्राचीनता दिखाना और उसके विकास के चरणों को रेखांकित करना है। दक्षिणी हिंदी का मतलब है खड़ी बोली की प्राचीनता दिखाना कि खड़ी बोली कितनी प्राचीन है, किस समय से इसका प्रयोग हो रहा है, उस सब के बारे में उसके चरणों को रेखांकित करना। उत्तर भारत में खड़ी बोली अपने ढंग से विकसित हो रही थी, किंतु आचार्य शुक्ल ने अकबर के समय की एक रचना गंग कवि की जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा का जो उल्लेख किया है वह अप्रामाणिक है, यानी वह ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। अतः उसकी भाषा के आधार पर शुक्ल जी का यह निष्कर्ष निकालना कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली विभिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी उचित नहीं है। जो गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा जहांगीर के समय की जो खड़ी बोली थी वह विभिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी, यह उचित नहीं है। यह जाली ग्रंथ है। इसको क्या माना गया? जाली ग्रंथ। यह पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने की दृष्टि से आविष्कृत किया गया था, यानी पृथ्वीराज को प्रमाणित करने के लिए यह दृष्टि से यह इसकी रचना की गई थी। कथावस्तु और ऐतिहासिक के आधार पर इसकी अप्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। अकबरी दरबार का जो वर्णन इसमें आया है वह जादूगर की करामात से कम नहीं है। जिस समय इस ग्रंथ के अनुसार गंग कवि अकबर को रासों की कथा सुना रहे थे, अकबर का नूर वादीन कहकर संबोधित करना ऐतिहासिक असंगत है। नसरुद्दीन जहांगीर का नाम था, अकबर का नहीं, इसीलिए इसकी रचना जहांगीर के बाद उस समय लोगों को बादशाह की उपाधियां भूल गई होंगी। यूं इसकी भाषा का जो उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है वह 18वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं हो सकता। शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ, जिसका संपादन हुआ था 1768 ईस्वी को, बहुत साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा हुआ बताया है। सबसे जो प्रथम रचना है खड़ी बोली की वह रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग, रामप्रसाद निरंजनी की जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ, जिसका समय 1768 को बहुत साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा हुआ बताया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुखलाल और लल्लूलाल ने 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। यानी इनको मुंशी सदासुखलाल और लल्लूलाल ने 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली का जो कुछ पुस्तकें लिखी थी वह सही थी। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, किंतु नई खोजों के फलस्वरूप भाषा योग वशिष्ठ न तो साधु निरंजनी द्वारा लिखा गया, मतलब जब आचार्य शुक्ल जी के हिसाब से मान लिया, पर जब बच्चन सिंह ने अपनी रचना पुस्तक लिखते समय बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया और उस तथ्य निकाला तो पाया कि साधु निरंजनी द्वारा, निरंजनी एक साधु थे, उनके द्वारा लिखा गया न कथा के रूप में पटियाला नरेश की 2 विधवा बहनों को सुनाया गया। योग वशिष्ठ की गुरुमुखी की प्रतिमाएं
प्रतियों में रामप्रसाद निरंजनी का नाम भी नहीं आया, यानी ये ग्रंथ भी नहीं है, यह जाली ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय के जो है सभा के खोज विवरण के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ की प्राचीनतम प्रति सन 1818 1761 ईस्वी की है, किंतु इससे प्राचीनतर प्रतियां गुरुमुखी लिपि में मौजूद हैं। सिख फिर रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर और महाराज पटियाला की निजी पुस्तकालय में इन्हें देखा जा सकता है, यानी अभी भी है वहां पर। ये पटियाला दरबार की प्रति संख्या 1802 1745 ईस्वी की है। इनमें रामप्रसाद निरंजनी का नाम नहीं है, यानी यह भी भाषा योग वशिष्ठ को हम मानते थे, पर यह भी खड़ी बोली की रचना नहीं है। योग वशिष्ठ के नागरी संस्करणों में जो भूमिका दी गई है वह सिखों के सेवापन से संबंध ग्रंथ संत रतनपाल में दी गई एक अनुच्छेद से मिलती जुलती है, किंतु उसमें साधु निरंजनी का नाम नहीं मिलता। सेवा पंथ में योग वशिष्ठ का बहुत आदर रहा है। वशिष्ठ की पोथी कथा वशिष्ठ जी की आदि कई नामों से उक्त पंथ में इसका प्रचार होता रहा। ये पंजाबी में निकली, पंजाबी सभा जो पटियाला में है वहां पर इसको देखा गया और इस तरह की कोई एक पुस्तक दूसरी प्राप्त हुई। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भाषा योग वशिष्ठ से जो उद्धरण दिए हैं उनके समानांतर उद्धरण गुरुमुखी संस्करणों तथा हस्तलिखित प्रतिलिपियों में मिल जाते हैं, यानी जो शुक्ल जी ने दिए हैं वह गुरुमुखी संस्करणों में हस्तलिखित प्रतिलिपियों में प्राप्त हैं। शुक्ल जी द्वारा उदाहरित अवतरण में सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संकलित प्रति के अवतरण का मिलान कीजिए, यानी इस तरह उन्होंने जो देखा उसका उन्होंने मिलान किया है बच्चन सिंह ने। प्रथम पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है, जिससे यह सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण में संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद में सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसे दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जो विधि सहित प्रमाण करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों, समझाए के कहो। इतना सुन मुनि बोले कि हे ब्रह्मराम, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से होता है। कर्म के अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। अतः अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जो ये पुस्तक है शुक्ल जी द्वारा अवतरण जो उल्लेख दिए गए हैं, ये अमृतसर की लाइब्रेरी में एक प्रति रखी हुई है, उसमें ये सब लिखा हुआ है, जिसे खड़ी बोली की रचना भाषा योग वशिष्ठ की रामप्रसाद निरंजनी की जो मानी जाती है ना, उसके बारे में बताया गया है। सत्यचित्त अनिद रूप जो आत्मा है, ये पंजाबी भाषा भी लिखी हुई है इसमें। जो आत्मा है, जो नस्कारु है, कैसा है चित्त आनंद रूप आत्मा सो कहता है, जिसते हु शरण भासते हैं, और जिस विषय ये सब लिखा हुआ है उसमें, है ना। अगस्त वाच, हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं और केवल ज्ञान से मोक्ष। ज्ञान किस प्रकार लिखा है? दोनों कर्म मोक्ष की प्राप्त होती है। कर्माकरण अंतःकरण शुद्ध होता है, यानी कर्म से ही हमारा अंतःकरण मन भी शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होती। अतः अंत ही करण शुद्ध हुए बिना केवल, ये पंजाबी भाषा में किस प्रकार लिखा हुआ है आप इसे देख सकते हैं। सिख, यह रेफरेंस जो दिया गया है सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित योग वशिष्ठ भाषा प्रतिलिपि इसका जो समय है वह है 1923 ईस्वी। संपादक या संवत 1923। तो इस तरह ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ इसे नहीं मान सकते। दोनों उद्धरणों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध होता है कि दूसरे उद्धरण की प्राचीन
और पहले की अर्वाचीन है। अपभ्रंश की उकार बहुला प्रवृत्ति नमस्कारु एहू जिस शास्त्रहु आदि में देखी जा सकती हैं। गुरुमुखी प्रतीक में शब्द अश्लिष्ट है, परंतु शब्दों के स्थान पर अर्धसम्मत तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे आत्मा के स्थान पर आत्मा, है ना, स्थिति की जगह इस स्थिति, मतलब शब्दों को पूरा लिया गया है। ज्ञान के स्थान पर ज्ञान। गुरुमुखी के वाक्य सामान्यतः एक ही क्रिया पर आश्रित है, जबकि शुक्ल जी वाले संस्करण के वाक्य लंबे, जटिल और कई सहायक क्रियाओं से युक्त होते हैं। शुक्ल जी के अवतरण में शब्द रूपों का प्रयोग किसी अव्यभिचारित नियम के अनुकूल नहीं है। कभी तो वहां संदेह पैदा होता है, तो कभी उसको दूर करने के कारण के लिए श्रुतीक्ष्ण प्रणाम करके बैठे और प्रश्न किया जैसे उपयुक्त एवं व्याकरण विरुद्ध प्रयोग मिलते हैं, तो कभी जानन हारे समझाए कि आदि पूर्वी प्रयोग बिना किसी सामंजस्य और अनुपात में वहां भर गए। इसके प्रीत गुरुमुखी प्रतियों के गद्य के शब्द रूपों की अविव्यचारित एक रूपता, वर्तनी पर्याय समानता, वाक्य विन्यास व निर्प्रात रूप से सरलता, सहजता प्राय सर्वत्र उपलब्ध है। योग वशिष्ठ का जो रूप इसमें उपलब्ध है वह आश्चर्यजनक रूप से दक्षिणी हिंदी से मिलता है। फर्क यह है कि दक्षिणी हिंदी में अरबी फारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है, किंतु योग वशिष्ठ भाषा में उनका स्पर्श नहीं हुआ है। इसे खड़ी बोली की दीर्घ परंपरा की अगली कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सन 1766-1823 में दौलत राम जैन बसवावासी ने पद्म पुराण वचनिका लिखी, यानी पद्म पुराण वचनिका लिखी दौलत राम जैन ने। यह जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद है। इसमें वैराग्य मूलक दृश्यों और कथाओं का चित्रण किया गया है। इसमें जैन पद्धति से राम कथा वर्णित है। भाषा का एक नमूना हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार उन्होंने लिखी है। कैसे हैं श्री राम, लक्ष्मी कर आलिंगित हैं हृदय जिनका और प्रफुल्लित है, मुखरूपी कमल महापुण्याधिकारी है, महाबुद्धिमान है, गुणन के मंदर उदार हैं, चरित्र जिनका चरित्र केवल है ना। ये श्री चरित्र गदाधर देव ही किंचित मात्र कहने का प्रथम इसका है पर्व 6। गुरुमुखी योग वशिष्ठ। गुरुमुखी योग वशिष्ठ भाषा की तरह इसमें भी कैसे हैं अमुक की पद्धति अपनाई गई है। इसके बाद विशेष्य अनेक विशेषण दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मी कर आलिंगित हैं हृदय जिनका, यानी एक ही व्यक्ति के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग करना, है ना। रूपकों का स्पष्टीकरण दोनों रूपी शब्द द्वारा किया गया है। योग वशिष्ठ भाषा पर पंजाबी का प्रभाव है। यह आपने शब्द जो देखा, एक उसका उदाहरण दिया हुआ था, तो इससे स्पष्ट होता है कि भाषा योग वशिष्ठ को हम खड़ी बोली की रचना मानते आए हैं, अब तक वो खड़ी बोली की रचना न होकर पंजाबी का प्रभाव है, और पद्म पुराण वचनिका पर राजस्थानी और ब्रजी का। फिर भी दोनों के वाक्य विन्यास में पर्याप्त एक रूपता है। तो जब हमने इसका अध्ययन किया, है ना, बच्चन सिंह ने पूरा तथ्यों सहित प्रस्तुत किया है, तो हमें इसीलिए यह पुस्तक आज के बहुत प्रामाणिक है। इसीलिए बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं परीक्षाओं में इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए थ्योरी क्लासेस हम करते हैं तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमें होती है। सिर्फ प्रश्न पढ़ने से ही काम नहीं बनता, हमें उसका पूरा विश्लेषण भी करना चाहिए। गुरुमुखी योग वशिष्ठ की भाषा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। तो योग वशिष्ठ की भाषा है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। आचार्य शुक्ल द्वारा उदाहरित भाषा योग वशिष्ठ की भाषा
उस समय की नहीं हो सकती। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भाषा प्रतीत होती है। खड़ी बोली के विकास के सिलसिले में ईसवी खां की बिहारी सतसई, रस चंद्रिका, टीका 1809 और 1752 ईस्वी का उल्लेख किया जाता है, किंतु उस टीका पर ब्रजी का इतना अधिक प्रभाव है कि खड़ी बोली की विकास परंपरा में उसका कोई योग नहीं माना जा सकता। यही हाल साधु मुकुंद दास की, पद कबीरदास जी की अरथ सहित टीका का भी समझना चाहिए। हिंदी न तो विदेशी मुसलमानों के आगमन के कारण पैदा हुई, हिंदी की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी आई। हिंदी न तो विदेशी मुसलमानों के आगमन के कारण पैदा हुई, न तो विदेशियों के आने से हिंदी आई। वो विदेश की भाषा लाएंगे, मुसलमान आएंगे तो अपनी भाषा बोलेंगे, वो हिंदी में बात नहीं करेंगे। पैदा हुई न तो जैसा कि गिलक्राइस्ट कहते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के टकसाल में ढाली गई, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से हिंदी की शुरुआत हुई। यह स्वयं ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप विकसित होती हुई आधुनिक युग के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। ऊपर जिस योग वशिष्ठ भाषा, पद्म पुराण की भाषा का उल्लेख हमने पढ़ा है ना, वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सामान्यतः खड़ी बोली प्रतीत होती है। दक्षिणी हिंदी की शैली भी उनसे मिलती जुलती है। जो जो खड़ी बोली विकसित होती गई उसमें से अरबी फारसी की शब्दावली और पंजाबी, राजस्थानी और ब्रजभाषा का प्रभाव कम होता गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय तक अंग्रेजों ने अरबी फारसी शब्दावली से लदी हुई दरबारी भाषा को हिंदुस्तानी हिंदी से अलग समझकर भाषा मुंशियों की नियुक्ति की है। यानी दरबारी भाषा, यानी जो पहले राजा महाराजाओं के यहाँ दरबार में जो कवि रहा करते थे वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, यानी राजाओं को प्रशंसाओं में जो गुणगान गाया करते थे, तो उस भाषा की बात की है। अरबी फारसी शब्दावली, तो हिंदी में अरबी फारसी शब्दावली का प्रयोग भी बहुतायत मात्रा में हुआ है। हिंदुस्तानी हिंदी से अलग समझकर भाषा मुंशी कौन है? यही है मुंशी सदाशिव लाल नियाज, है ना, ये सब लल्लू लाल, ये सब भाषा मुंशी के उसमें है। तो हम जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उसके बाद जो हिंदी की स्थिति क्या थी उसके बारे में कल के सत्र में हम अध्ययन करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, पहले उस कॉलेज के बाहर की हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाहर की हिंदी क्या थी, उसके बाद अंदर की हिंदी, कॉलेज पे जो है ना, कोई फोर्ट विलियम कॉलेज में जो किस प्रकार हिंदी, कॉलेज की हिंदी की कॉलेज में किस प्रकार हिंदी की आवश्यकता हुई और क्यों वहाँ पर भाषा मुंशियों की नियुक्ति की गई। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को। थैंक यू।